पहला दिन अच्छा लग रहा होगा ना। ठीक है, लेट्स गो। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डेफिनेशन टू ए ऑफर, बी बोलो पहले बोला करो जिंदगी में, बोल एक्सेप्टेंस, सी प्रॉमिस और प्रॉमिसी, डी कंसिडरेशन, ई एग्रीमेंट। याद है सबको? हाँ है ना? उसके बाद वाले हमने अभी तक याद नहीं किए। ऑफर का डेफिनेशन क्या है बोलो? या दिस वन, वेरी गुड। ठीक है, समझ में आया क्या लॉस हुआ है दोनों का? क्लियर है? दूसरा बी फॉर बोल एक्सेप्टेंस, क्या है? बुक में देख के नहीं बोलना है, बुक बंद करके बोलना है। रिवीजन करते, देखो एक रूल याद रखना, रिवीजन करते वक्त बुक बंद, चाहे अपनी हो चाहे बाजू वाले की हो। क्लियर है? अगर बुक किसी की खुली रही और बुक में से रिवीजन करते हुए दिखा तो वो भी खड़ा रहेगा और उसके बाजू वाला भी खड़ा रहेगा। क्लियर है कि बाजू वाले की जिम्मेदारी है साइड वाले की बुक बंद करना। ये बात को याद रखना सबने। ठीक है? सो बी बोल, सब एक ही डेफिनेशन बोलने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो थोड़ा कोऑपरेशन सिंक्रोनाइजेशन। वो केजी 1 में गए हो? ए फॉर, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, डी फॉर 2 एप्पल, ई फॉर ई एप्पल, एफ फॉर व्हाट द एफ एप्पल। यस और नो? सो बोलो, when a person to whom proposal is made gives his assent to such an act or abstain, then it is called as acceptance. Acceptance once made becomes a promise. That offer is a gunpowder, acceptance is a, और आग लग जाती है तो क्या बन जाता है? प्रॉमिस। फिर कंसी, ए प्रॉमिस और प्रॉमिसी, person who makes a proposal is a promisor, who accepts a proposal is a promisee. Then कंसीडरेशन क्या है? कुछ लोग बोल ही नहीं रहे, बोलो जरा जिंदगी में। या दिस वन बहुत बढ़िया। इधर तो हथियार डाल दिए गए हैं, ठीक है, इधर तो सत्याग्रह चल रहा है। ठीक है, लेट्स गो। चलो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना, अच्छे तरीके से ध्यान देना। रेडी? लेट्स गो। टुडे वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट डेफिनेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। डेफिनेशन कतई इंपॉर्टेंट है, जहर इंपॉर्टेंट एकदम। ठीक है, सो अब अगले डेफिनेशन के ऊपर जा रहे हैं। अगली डेफिनेशन है एग्री। एग्री, लेट्स गो। बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन है, शुरू होने के पहले ही खत्म हो जाती है। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, बोले हर प्रॉमिस या हर सेट ऑफ प्रोमिसेस, मतलब सिंगल हो या कपल नहीं निकलना, प्लूरल हो। ठीक है, सो एक तो सिंगल हो या फिर प्लूरल हो, तो ऐसे सिचुएशन में एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज अ, क्या बोले एक बार, एग्रीमेंट। पर ये जायज भी हो सकती है, नाजायज भी हो सकती है। अच्छा सोचो जिंदगी में थोड़ा। ठीक है, सो जायज भी हो सकती है, नाजायज भी हो सकती है। जायज मतलब लीगल, नाजायज मतलब, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो एग्रीमेंट के अंदर जायज नाजायज दोनों हो सकते हैं, पर एग्रीमेंट हो सकता है। क्लियर है कंसेप्ट? निचू, सो बहुत सिंपल है। एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा महत्वाकांक्षी मित्रों, कंसिडरेशन फॉर ईच अदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? नेक्स्ट, अच्छा एग्री हुआ था हमारा, क्या हुआ था? एग्री। फिर वॉइड एग्रीमेंट, मतलब इसको हम कह सकते हैं इलीगल एग्रीमेंट ऑल्सो। कौन सा एग्रीमेंट बोले एक बार? इलीगल एग्रीमेंट ऑल्सो, वॉइड एग्रीमेंट। समझ में आ रहा है? सो वॉइड एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉल्ड एज वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड मतलब जाली, जी फॉर जाली। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? जी फॉर जाली, तो वहां लिख कर जी फॉर जाली, हिंदी वाला जी, हाँ, इंग्लिश वाला नहीं। जाली एग्रीमेंट, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सो याद रखना, वॉइड एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ वॉइड, मतलब इलीगल। फिर कॉन्ट्रैक्ट, ये डेफिनेशन, मतलब धीरे धीरे डेफिनेशन छोटे छोटे होते जा रहे हैं।
आखिरी डेफिनेशन मेरे को लगता है एक आध वर्ड ही लिखेंगे उसके अंदर ये आगे। सो कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अरे पहले सेक्शन तो याद कर लो जिंदगी में। 2H, कॉन्ट्रैक्ट करके आदमी दुखी होता है हैप्पी होता है? हैप्पी कॉन्ट्रैक्ट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? कॉन्ट्रैक्ट करके आदमी दुखी होता है हैप्पी होता है? हैप्पी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज क्या बोले बाजू से कॉन्ट्रैक्ट। साइड में लिख कर रखो हैप्पी कॉन्ट्रैक्ट। इनमें से कोई भी डेफिनेशन आपको आज नहीं पूछेंगे, मतलब आज की जितनी डेफिनेशन है उसमें से कोई आपको नहीं पूछेंगे, बिकॉज सब शुरू होने के पहले खत्म हो जा रही है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? वो पूछेंगे तो बड़ी वाली डेफिनेशन पूछेंगे, नीचे वाली वॉइडेबल, आए आए वॉय आए वॉय आए आए वॉय वॉय आए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? वॉइडेबल एग्रीमेंट, ठीक है। सब जन साथ साथ में 1 2 3 बोलो क्या है? एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ at the option of one or more parties thereto but not at the option of other or others is called as voidable agreement। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? या voidable contract। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं voidable का। वॉय आए क्लियर है कंसेप्ट? लेट्स टेक एन एग्जांपल। हाँ सार्या, क्या सारंग में साग्या, हाँ समझो साग्या। साग्या अरे ऐसी दिख रहा है ना वो, देखो तुम एग्जैक्टली मैच कर रहा है, ठीक है। लेट्स गो, हाँ लेट्स गो। सो साग्या, साग्या को समझो एक बच्चा था छोटा सा, मतलब शादी हुई थी, हाँ ऐसा मत सोचो तुम। सो साग्या को एक छोटा सा बच्चा था, ठीक है। साग्या टेंशन मत लो इतना, हाँ उसको 2 ही बच्चा है ना, ठीक है। लेट्स गो। सो साग्या को एक बच्चा था, नाम बोल बेटा। क्या? बच्चे का नाम नहीं निकम्बो। सो बच्चे का नाम समझो पिंटू, ठीक है। लेट्स गो। आपका नाम बोलो बेटा। अंकुर, अंक्या। अंक्या ये सुपारी मैन था, दिख रहा है अंक्या जैसा, मैच करा, हाँ। सो अंक्या ये क्या था बोले एक बार उसे सुपारी मैन। इसको पैसे की बहुत जरूरत थी, इसको पैसा बहुत चाहिए था, तो इसने पिंटू को किडनैप कर लिया। पिंटू को क्या कर लिया? किडनैप। और फिर साग्या को उसने फोन लगाया कि मैंने तेरे बच्चे को किडनैप किया है, मेरे को रुपए 10 करोड़ चाहिए। कितने करोड़ चाहिए? छोटी मोटी बातें नहीं करते अपन, सीए कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी बातें जिंदगी के अंदर, ठीक है। 10 करोड़ मतलब मिनिमम, ठीक है। तो मेरे को 10 करोड़ चाहिए। साग्या बोले एक काम कर, बच्चा रख ले। अरे मतलब ऐसा बोलेगा क्या, ये पूछ रहा हूं मैं। साग्या ऐसा बोल पाएगा क्या? ऐसा नहीं बोलेगा ना साग्या, है ना? तो ऐसा अरे कैसा कौन बोलता है? सो जब साग्या को मांगा अंक्या ने, कितना बोले एक बार जैसे 10 करोड़। तो ऐसे सिचुएशन में साग्या को 10 करोड़ देना पड़ेगा, बच्चे की बात है। बोलो कोई भी पप्पा ऐसे बोल पाएंगे क्या खुद के बच्चे के बारे में? नहीं, ऑब्वियसली नहीं बोल पाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में साग्या ने 10 करोड़ ऐसे बक्से में भर भर के, अब बैंक ट्रांसफर तो नहीं करेंगे ना, किडनैप किया है, ऐसा तो नहीं होगा कि चेक दिया भैया आपको 10 करोड़। अरे किडनैपिंग पता है ना क्या होता है? तो किडनैपिंग वाले चेक लेते हैं क्या निकम्मो? तो बोलो ना, तो बैंक ट्रांसफर करेंगे क्या यहाँ पे? नहीं। तो इसने ऐसे बक्से में भर भर के 10 करोड़ रुपए जमा किए, ठीक है। पूरे बक्से में भर भर के 10 करोड़ जमा किए। और ये बक्सा जब भरा उस वक्त पिंटू भाग गया और वापस चुपचाप घर पे आ गया। होशियार पिंटू होशियार था, साग्या पी गया है, ठीक है। सो पिंटू भाग के घर पे चुपचाप वापस आ गया, घर पे आके चुपचाप सो गया। साग्या ने देखा बच्चा वापस आ गया, किस बात के 10 करोड़ मांग रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 10 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया, ठीक है, कि 10 करोड़ दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अंक्या ने जब फोन किया तो एक बॉन्ड पेपर के ऊपर एग्रीमेंट भी भेजा कि 10 करोड़ रुपए तू मुझे देगा, मैं बच्चा वापस देगा, कंसिडरेशन में 10 करोड़, कंसिडरेशन में बच्चा। क्लियर है कंसेप्ट? तो जब तुम्हें को 10 करोड़ देगा उसके ऊपर लिखा और उसके ऊपर साग्या का साइन करवा लिया, अंक्या ने भी साइन कर लिया, एक मस्त वाला एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया। अब भले ही यह ड्राफ्टेड एग्रीमेंट हो, मुझे एक बात बताओ, क्या पिंटू घर वापस आने के बाद में साग्या को 10 करोड़ देने की जरूरत है? साग्या चाहे तो 10 करोड़ दे भी सकता है, साग्या चाहे तो 10 करोड़ नहीं भी देगा। आपने वो मूवी देखा है हेरा फेरी? बोलो हाँ है ना?
उसकी बच्ची किडनैप हो जाती है। बोले सुनो, एंड में उनको 40 लाख रुपए मांगते हैं, और फिर बच्ची छूट जाती है, बच्ची मिल जाती है उसको, फिर भी वो आदमी वापस आता है और बोलता है तुमने मेरी बच्ची को बचाया है, 40 लाख रुपए रखो। मूवी देखे, पूरी देखे, आधी देखेगी, वो भी आधी की है जिंदगी के अंदर, तो मूवी पूरी देखे ना, तो एंड में वो 40 लाख रुपए देके जाता ही नहीं जाता है। मतलब अब साग्या के पास यहां ऑप्शन है, अगर उसको ऐसा लगा कि नहीं भाई पिंटू का अच्छा देखभाल किया, जब गया था उसका वेट 20 किलो ही था, जब वापस आया 35 किलो हो गया, समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, तो उसको लगा कि यार पिंटू कुछ घर पे खाता नहीं था, ये अंक्या के वजह से खाना शुरू कर दिया इसने, या पिंटू को थोड़ा बहुत कोई तो जिंदगी में प्रॉब्लम था, बीमारी थी, अंक्या के यहां रहने चला गया, बीमारी सॉल्व करके वापस आ गया, तो साग्या खुश हो गया। साग्या बोले मेरे बच्चे की अच्छी देखभाल की है इसने, एक काम कर वापस भेज देते इसको, हाँ है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर अब साग्या को ऐसा लगा कि नहीं भाई अच्छी देखभाल की है, बच्चा प्रोटेक्टेड है, अच्छे से वापस आया है घर पे, तो साग्या के पास ऑप्शन है। साग्या एक तो 10 करोड़ दे सकता है, या साग्या 10 करोड़ देने से मना कर सकता है। मतलब मुझे एक बात बताओ, किसके ऑप्शन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है? जोर से बोलो, किसके ऑप्शन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है? साग्या। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोले एक बार? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो ऑप्शन पे चल रहा है। काय के ऊपर चल रहा है? ऑप्शन। देखो वर्डिंग देखो, कतई जहर वर्डिंग है, ध्यान देना। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन, एट द ऑप्शन, ऑप्शन। हालांकि ऑप्शन ये तो आपका फेवरेट वर्ड है, सिलेबस पढ़ते वक्त पहले हम चीजें ऑप्शन में डालते हैं। अरे बोलो हाँ या ना। सो एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू, किसी एक या एक से ज्यादा पार्टीज के ऑप्शन के ऊपर अगर ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जा सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। देखो इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ, जोर से बोलो, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ, बट वेदर इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अंक्या, अंक्या को 10 करोड़ रुपए चाहिए ना, इट्स नॉट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अंक्या, इट इज जस्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ साग्या। तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वह ना, ये देखो इतना ही याद रखना कीवर्ड्स। वह ना, कॉन्ट्रैक्ट is enforceable at the option of one or more of the parties but not at the option of the other parties. बस ये दो सेंटेंस, voidable at the option of one or more parties but not at the option of other parties. बोलो एक बार, क्या है? voidable at the option of one or more of the parties but not voidable at the option of other parties. एक बार वापस से सब ऊपर देख के बोलेंगे, क्या है? voidable ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी बट नॉट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर पार्टीज। कंसेप्ट समझ में आया? तो ऐसे सिचुएशन में उसको कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? जोर से बोलो यस और नो। आइडिया पक्का क्लियर है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? यस और नो। तो ये हुआ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का। एक बार मुझे डेफिनेशन बोल के बताओ। एन एग्रीमेंट, ऊपर देखो, बुक चीटर पॉक लोग, तुम धोखेबाज नहीं हो, तुम्हारी नजरें बड़ी धोखेबाज है। ठीक है, लेट्स गो, बोलो क्या है? An agreement which is voidable which is enforceable at the option of one or more parties but not option of the other parties, the contract will be called as voidable contract. समझ में आया क्या? बोलो हाँ है ना? क्लियर है? एग्जैक्टली सेक्शन कौन सा है? वाई, यस और नो? याद रखना, वाई। क्लियर है कंसेप्ट? सो ये हुआ आपका अब लास्ट डेफिनेशन, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? वॉइड। देखो ऊपर हमने वॉइड एग्रीमेंट पढ़ा। वॉइड एग्रीमेंट मतलब इलीगल एग्रीमेंट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। जरा ध्यान देना, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ, cease to be enforceable by law becomes void when it cease to be enforceable. बोलो जादू। अबे गाना नहीं गाना है, बोलना है निकम्मो। सो एक बार पढ़ो उसको सब जन साथ में, 1 2 3 बोलो। क्या है? अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ become void when it cease to be enforceable. एखादा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल सोचो। महाराष्ट्र में रह रहे अपन, अपने को तो एग्जाम्पल आना ही चाहिए।
गुटखा, आपको पता है गुटखा कब से बैन हुआ? कोई खाता है क्या? उसको पता होगा लड़कियों में से? ओके लेट्स गो। पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना, कॉन्सेंट्रेट करना, अच्छे तरीके से ध्यान देना। ऐसे हंस क्यों रहे? ये किसने बोला ओनली बॉयज शुड हैव ऑल द फन? ठीक है लेट्स गो। सो व्हाई बॉयज शुड, वो है ना टैगलाइन कोई तो भी इसका, व्हाई बॉयज शुड हैव ऑल द फन। ये सुनो, अरे स्माइल तो जिंदगी में, गाली नहीं दे रहा हूं, ठीक है लेट्स गो। सो पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर। आपको पता है गुटखा 2016 में बैन हुआ, 2015 या 16 में, राइट? समझो गुटखा बैन हुआ 1 जून 2016, 1 जून 2016। इस दिन गवर्नमेंट ने लॉ पास कर दिया महाराष्ट्र में, नो गुटखा। क्लियर है कंसेप्ट? उसके पहले 1 जनवरी 2016 को साग्या ने अजय देवगन से कॉन्ट्रैक्ट किया। बोलो जुबा। दाने दाने में केसर का दम। इसके बाद में खीर में केसर नहीं डालना, विमल डालना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? मेहमान आए घर पे, मेहमान आते हैं ना तुम घर पे, वही मेहमान जो पूछते कौन से कॉलेज से सीए कर रहा है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जब तुमको ऐसी इच्छा हो कि ऐसे कोई आपको सवाल पूछे, उसको खीर पेश कर देना, दाने दाने में केसर का दम है बोलना। कंसेप्ट समझ में आया? खीर तो खा लेगा, ऊपर से चढ़ जाएगी मस्त उसको, ठीक है? साग्या ने अजय देवगन से कॉन्ट्रैक्ट किया कि पूरे साल भर अजय देवगन साग्या को विमल बेचता रहेगा। 10 टन के विमल का कॉन्ट्रैक्ट किया। बोलो जुबा केसरी। अरे बोलो जुबा केसरी, अरे बोलो ना, व्हाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन? बोलो जुबा केसरी। ये देखो, ये शानदार, जबरदस्त। हाँ, कितने टन का कॉन्ट्रैक्ट किया? जोर से बोलो एक बार। 10 टन का। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? 1 टन इधर सप्लाई करना था, 1 टन इधर, 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 1 टन इधर। हो गया क्या 10? 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? पहले कुछ 3-4 टन का कॉन्ट्रैक्ट था और 1 जून के बाद में कुछ 6 टन सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है? साग्या ने फुल एडवांस पेमेंट देके रखा था। बोले सप्लाई में कभी कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, शौक की चीज है, शौक बड़ी चीज है, ऐसा ना? बोले सप्लाई में कभी कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। तो साग्या ने 10 टन के लिए बराबर 1 करोड़ रुपए देके रखा था उसको। रख ले, बोले खुश रहे, लेकिन सप्लाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, मेरा मुंह खाली नहीं रहना चाहिए। कंसेप्ट समझ में अरे रहता है ना? आपने जिन लोगों को खाने का शौक रहता है ना, तंबाकू वगैरह, खास करके थोड़े बहुत ड्राइवर वगैरह जो होते हैं नॉर्मली, ठीक है? एकदम अपने अपने शौक है। मैं ये नहीं बोल रहा गलत है सही है, किसको कौन सा शौक होता है, किसको कौन सा शौक होता है, ठीक है? अब ऐसे सिचुएशन में देखना कि 1 करोड़ का अगर एक कॉन्ट्रैक्ट, कितने करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है? 1 करोड़ का पूरा एडवांस पेमेंट किया है। पूरा क्या किया है? एडवांस पेमेंट। अब मुझे एक बात बताओ, 1 जून को बम फट गया कि भाई महाराष्ट्र में इसके बाद में गुटखा बैन, तो मुझे एक बात बताओ, 6 टन का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वॉइड है? बोलो क्या है? ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये वॉइड क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। वॉइड एग्रीमेंट अलग, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अलग। ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये पहले वैलिड था, जब पैदा हुआ तब वैलिड था, जब बड़ा हुआ तब वॉइड हो गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जब पैदा हुआ तब वैलिड था, सब सही था, पर ये 6 टन का कॉन्ट्रैक्ट बाद वाला वॉइड हो गया। कंसेप्ट समझ में आया? और ऐसे केस में अजय देवगन को 60 लाख रुपए वापस देने पड़ेंगे। किसको? बोले एक बार साग्या को, कि भैया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोलो सर नो। अब मैं आपको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट के बीच का डिफरेंस बोल रहा हूं, बहुत अच्छे से ध्यान देना। मुंडी उंडी झटको, स्ट्रेट बैठो एकदम, फोकस फोकस। अरे मेरे तरफ नहीं, उसके तरफ फोकस, पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड के ऊपर, ध्यान देना बहुत अच्छे से। ये हुआ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो पहले वैलिड था, पर कुछ घटनाएं जिंदगी में ऐसी घट गई। होता है ना जिंदगी में कभी बार कि पहले वैलिड होता है, बाद में वॉइड हो जाता है। अरे कुछ याद आया? मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है? पहले वैलिड होता है, बाद में वॉइड हो जाता है, यस और नो? तो अब ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन अगर आप 1 जून के बाद में, लेट्स इमेजिन सागर सुधरा ही नहीं, बोले अभी सप्लाई बंद हो गया,
मुंह भी खाली है, बोलो हाँ है ना। तो सागर ने 1 जून के बाद में समझो 1 जुलाई को 2016 को अगेन एक अजय देवगन से कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, विमल का कॉन्ट्रैक्ट, बोलो जुबा केसरी, ठीक है। सो विमल का कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, नहीं बोले मैं नहीं रह सकता इसके बगैर, मैं सुसाइड कर लूंगा, मेरे को चाहिए मंजे पाइजे मंजे चाहिए। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। तो अब ऐसे सिचुएशन में अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है 1 जुलाई को, जब ये ऑलरेडी इलीगल डिक्लेयर हो चुका है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं वॉइड एग्रीमेंट। जो इनिशिएशन से ही वॉइड होता है वो वॉइड एग्रीमेंट, जो बाद में वॉइड होता है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया क्या? आया ध्यान में कि दू कान में? जोर से बोलो यस और नो। आया क्या ध्यान में यस और नो? तो ये चीज को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना कि भाई जो बाद में वॉइड होता है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है, पर जो पहले से ही वॉइड होता है वो वॉइड एग्रीमेंट। पक्का कंसेप्ट क्लियर है? नहीं है, हो ही नहीं सकता। अरे मैंने पूरा किया ही नहीं है, हद होती है। लेट्स गो, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना, डबल ट्रिपल मैं क्या कह रहा हूं। सो अगर मैं अब ऐसा बोलूं, पूछो कैसा? अगर मैं बोलूं ऑफर 1 प्लस एक्सेप्टेंस 1, आपको थोड़ा सा नया नया सा लगेगा, ठीक है, प्लस ऑफर 2 प्लस एक्सेप्टेंस 2, क्लियर है कंसेप्ट? ये हुआ प्रॉमिस 1, ये हुआ प्रॉमिस 2, ये दोनों मिलके बन जाते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट को डिवाइड करो कितने पार्ट में? 2। पहला वाला लीगल एग्रीमेंट, दूसरा वाला इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट को हम कहते हैं वॉइड एग्रीमेंट। कौन सा एग्रीमेंट बोले एक बार? वॉइड एग्रीमेंट। समझ में आ रहा है क्या? ये वॉइड एग्रीमेंट कभी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है क्या? नहीं। ये है सेक्शन 2G। और अगर कोई लीगल एग्रीमेंट है, इसको डिवाइड करो 2 पार्ट में। अगर वो पूरे परफॉर्मेंस के वक्त लीगल है, लीगल ड्यूरिंग एंटायर परफॉर्मेंस, लीगल ड्यूरिंग एंटायर परफॉर्मेंस, तो ऐसे सिचुएशन में इसे हम क्या कहते हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट 2H एनफोर्सिएबल बाय लॉ। इसे हम क्या कहते हैं? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। लेकिन अगर ये ड्यूरिंग द एंटायर परफॉर्मेंस, बीच में ही, इन बिटवीन, बीच में ही इलीगल हो गया, इन बिटवीन इलीगल हो गया, तो ऐसे को इसको हम उसको क्या कहते हैं? 2 आई वॉइडेबल था, हम जे पे है, 2J। क्लियर है कंसेप्ट? कौन सा है? 2J। तो इसे हम क्या कहेंगे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। बस ऑफर 2A, एक्सेप्टेंस 2B, प्रॉमिस और प्रॉमिसी 2C, ये दोनों एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन है ना। सो 2D का कंसीडरेशन। एग्रीमेंट एग्री 2E, F नहीं है। इलीगल 2G, कॉन्ट्रैक्ट 2H। कंसेप्ट समझ में आया? वॉइडेबल 2I एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट 2J। पक्का समझ में आया है सबको? यस सर नो? चलो मैं चाहूंगा इसको लिख लो पहले, फिर उसको लिख लो।
हो गया सबका? ओके, फिर ये वाला डायग्राम भी ड्रॉ करना समझने के हिसाब से, ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बेटा। चलो डन, एवरीबॉडी। आगे बढ़े? यस और नो? सो यहां पे हमारे सभी के सभी डेफिनेशन होते हैं, बोलो रे, खत्म। ठीक है, अब ये चीज होने के बाद में मैं अभी जरा जाना हूं अगले कंटेंट के ऊपर, दैट इज इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ओके, एक चार्ट में ड्रॉ कर रहा हूं। डेफिनेशन वाला एरिया खत्म हुआ, नाउ वी आर गोइंग फॉर द कंटेंट, और ये कंटेंट बहुत काम का है। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान देना। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक सही तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। क्या लगता है आपको, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या लगता रहेगा? पहले तो पार्टीज चाहिए। एक आदमी खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या? तुम अगर खुद से कॉन्ट्रैक्ट करोगे कि नहीं मैं खुद को सर्विसेज दूंगा, तो एक जेब से पैसा निकालोगे दूसरी जेब में डालोगे, क्या इसको कॉन्ट्रैक्ट बोला जा सकता है? नहीं। सो हम एक एक इसेंशियल अभी समझेंगे। फर्स्ट इसेंशियल है कि भैया हमको दो पार्टीज चाहिए, सो टू और मोर पार्टीज। ठीक है, और कुछ?
एक पार्टी का कुछ कहना अलग है, दूसरे पार्टी का डिमांड अलग है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? तुमने बोला सर हमको क्लास सवेरे 7 बजे चाहिए, मैं बोला मैं 7 बजे तो उठता भी नहीं हूं, मैं 10 बजे उठता हूं, तो अब क्या कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सो इट रिक्वायर्स म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट, इसको एक और नाम है कंसेंसस एड एडम। एक बार सब जन बोलो क्या है? कंसेंसस एड एडम, मतलब म्यूचुअल मीटिंग ऑफ माइंड्स। दो लोग एक साथ हां बोल रहे हैं कि हां भाई हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तीसरा, एक एक एक, एक चीज, टू और मोर पार्टीज, म्यूचुअल कंसेंट। अच्छा, म्यूचुअल कंसेंट कंसेंसस एड एडम रहा तो चलेगा, और अगर जबरदस्ती से कंसेंट लिया गया है तो, जैसे सादिया को बच्चे को किडनैप किया था, जबरदस्ती कंसेंट ले लिया कि तू मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर, चलेगा क्या? नहीं। दिस शुड बी फ्री कंसेंट। दिस शुड बी क्या बोले एक बार उससे? फ्री कंसेंट। सो टू और मोर पार्टीज, म्यूचुअल कंसेंट, कंसेंट शुड बी फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मतलब खुद की मर्जी से दिया हुआ, आपने ना उसका किडनैप किया है, ना जोर जबरदस्ती की है, किसी भी तरीके का प्रभाव नहीं है, ना कोर्शन है, ना अंडे इन्फ्लुएंस है, किसी भी तरीके से कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है, और फिर बंदा बोलता है कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कॉन्ट्रैक्ट है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड एज क्या बोले एक बार उसे? फ्री कंसेंट। फिर लॉफुल कंसीडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट। मैंने आपको कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट के बारे में कल और परसों बताया था, अगर आपको याद होगा तो, कि भाई ड्रग्स बेचना, समझो तुमने मेरे को मेडिसिन बेचे, मैंने तुमको बदले में ड्रग्स दे दिए। तुमने मेरे को बेचा कि सर ये लो कफ सिरप, मैंने तुमको दिया गांजा, ये ले फूक, तो मुझे होता है ये लॉफुल कंसिडरेशन है क्या? नहीं। अच्छा, किसी की सुपारी देना, सुपारी मैन, क्या लॉफुल ऑब्जेक्ट है क्या? किडनैपिंग की सुपारी देना, क्या लॉफुल ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं। तो कंसिडरेशन भी लॉफुल, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो इधर जरा नोट्स के अंदर आते हैं। पहले एग्रीमेंट दो या दो से ज्यादा पार्टीज में होना चाहिए। ये देखो यहां लिखा है एटलीस्ट 2 और मोर पार्टीज शुड बी इन्वॉल्व इन द सेम। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? अंडरलाइन करना। ठीक है। दूसरा, ऑफर एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल होना चाहिए। ठीक है। समझो साग्या ने ऑफर दिया, क्या नाम बोला था इसका? अंक्या को, मेरे को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ है ऐसा लग रहा है। सो अंक्या को ऑफर दिया कि मैं तेरे को ऑयल बेचूंगा, क्या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा? हाँ, कौन सा ऑयल? क्रूड ऑयल, हेयर ऑयल, खाने का ऑयल, कौन सा ऑयल? कि इंजन ऑयल? कौन सा ऑयल बेचेगा? कुछ बोला है क्या? अच्छा, कितना बेचेगा? कौन से रेट पे बेचेगा? हेयर ऑयल की कीमत, क्रूड ऑयल की कीमत, खाने के ऑयल की कीमत अलग अलग आती है। बोलो हाँ है ना? तो यहां पे कैसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए बोले एक बार उसे? स्पेसिफिक। और कैसा होना चाहिए? अनकंडीशनल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अंक्या अगर मेरे बेटी से शादी करेगा तो ही जाके मैं उसको ऑयल बेचूंगा। इट शुड बी अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। सो ऐसे सिचुएशन में स्पेसिफिक और अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। दूसरा, सो एग्रीमेंट के लिए ऑफर बाय वन ऑफरर, एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरी, ऑफर मस्ट बी डेफिनाइट एंड इट मस्ट बी अनकंडीशनल। क्लियर है कंसेप्ट? ऑफर क्रिएट करने के लिए 4 चीजें जरूरी, देना चाहिए, लेना चाहिए सही तरीके से और बिना किसी कंडीशन के। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? नीचे लीगल रिलेशन, इसको जरा साथ में पढ़ते हैं। 1 2 3 बोलो क्या है? द पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन। जायज रिश्ता। कौन सा रिश्ता? लीगल, नाजायज नहीं। कौन सा रिश्ता बनाना है? जायज रिश्ता बनाना है। आइडिया क्लियर है? सो जायज लीगल रिलेशन, जायज रिश्ता जरूरी है।
नाजायज रिश्ता नहीं चाहिए, लीगल रिलेशन बनाने की इच्छा चाहिए। मैं तुम्हें गांजा बेचूंगा, इसमें कोई लीगल रिलेशन नहीं आया। तुम मेरे लिए सुपारी लेके किसी का मर्डर करोगे, इसमें कोई लीगल रिलेशन नहीं आया। तुम किसी का किडनैपिंग करोगे, इसमें कोई लीगल रिलेशन नहीं आया। तुम जाके बॉम्ब फोड़ दोगे, इसमें कोई लीगल रिलेशन नहीं आया। लीगल रिलेशन होना चाहिए, जायज रिश्ता होना चाहिए, एग्रीमेंट के ऊपर लिखा हुआ। सो नीचे एग्जांपल्स ऑफ लीगल रिलेशन जरा देखना। हस्बैंड मेकिंग प्रॉमिस टू वाइफ, मियां ने बीवी को प्रॉमिस किया टू बाय अ नेकलेस। नेकलेस का मतलब नेकलेस नहीं कि नेकलेस, हार। पति पत्नी को हार पहनाना चाहता है, शादी के बाद तो हार ही पहनाए बोलो आया ना। सो पति पत्नी को हार पहनाना चाहता है ऑन द ओकेजन ऑफ हर बर्थडे। बर्थडे याद रहना भी जरूरी है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? देन इन सच अ सिचुएशन इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज जस्ट अ सोशल एग्रीमेंट। इट इज जस्ट अ सोशल एग्रीमेंट। कंसेप्ट समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल अगर साग्या बचपन से एकदम शरारती आदमी, बैटरी लो, शिट, भी चार्जर कहां गया? शिट, ला लिया यार, शिट। ओके, साग्या बचपन से शरारती आदमी, मतलब साग्या सवेरे स्कूल गया था फर्स्ट स्टैंडर्ड में, दोपहर को पूरा स्कूल साग्या को वापस छोड़ने घर पे आया था। तो समझो साग्या एकदम बचपन से शरारती आदमी। तो साग्या को ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है बुरा है? कितने परसेंट आते थे साग्या? सच्ची बताओ या झूठ बोलूं? एक काम कर, झूठी बोल सो समझो साग्या को बचपन से बहुत कम परसेंटेज आते थे। साग्या ने जब उसके पिताजी को बोला कि पप्पा मेरे को सीए बनना है, साग्या के पप्पा बोले तूने कुछ पी के रखा है क्या आज? पागल हो गया है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पागल हो गया। बोले पप्पा मैं चैलेंज देता हूं, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन पास करके दिखाऊंगा। साग्या के डैड बोले ठीक है, अगर तू फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन पास करेगा तो मैं तुझे हार्ली डेविडसन बाइक खरीद के दूंगा। सोशल एग्रीमेंट है, घर जाके मांगना मत, पप्पा मुझे मारने आएंगे आपके, ठीक है। सो हार्ली डेविडसन खरीद के दूंगा, हार्ली डेविडसन। ये साग्या अबे दिख रही है नहीं दिख रही है? अबे गाड़ी दिख रही है नहीं दिख रही है? बोलो हाँ, हार्ली डेविडसन नहीं है, ठीक है, लेट्स गो। सो हार्ली डेविडसन खरीद के दूंगा। समझ में? ऐसी होती है, हैंडल ऐसे ऊपर ही होना चाहिए, ठीक है। ये इधर लाइट, ठीक है, लेट्स गो। ये इधर गर्लफ्रेंड नहीं, आगे। सो हार्ली डेविडसन खरीद के दे दूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, समझो साग्या ने सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में पास, समझो क्या करने वाला है, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन पास कर लिया, क्या साग्या के डैड ने उसको हार्ली डेविडसन गिफ्ट करना कंपलसरी है? नहीं? क्या मजाक कर रहे? बच्चा दम लगा रहा है पास होने के लिए, तुम नहीं बोल रहे हो, देयर डिमोटिवेशन। तो बताओ हार्ली डेविडसन पप्पा ने देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? साग्या देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? हाँ चाहिए नहीं? हाँ। सो हार्ली डेविडसन देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? समझो जब साग्या ने बोला मैं सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करके दिखाऊंगा पप्पा, बोले अगर तूने ऐसा कर दिया तो मैं तुझे हार्ली डेविडसन दूंगा। साग्या ने बॉन्ड पेपर निकाला, बोले साइन करो पहले आएगा ऐसा उड़ता हुआ लाफा पता ऐसे समझ में आ रहा है? पक्का है ना? फिर आएगी एक उड़ती हुई चप्पल किचन से, क्लियर है? किचन से आएगी ना एक उड़ती हुई चप्पल, रामबाण हथियार है वो मम्मी का ऐसे नो, ऐसी उड़ती हुई चप्पल, लेट्स गो। तो ऐसे सिचुएशन में भले ही बॉन्ड पेपर के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना किया हो फादर और सन के बीच में,
कि भैया सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करने के बाद मैं हार्ली डेविडसन दूंगा, पर क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं। ऐसे एग्रीमेंट जो रिलेशनशिप में होते हैं वो सोशल एग्रीमेंट होते हैं। कौन सा एग्रीमेंट होते हैं? सोशल। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते समझने के लिए। अंक्या की शादी थी। शर्मा गया है तुझे? है कुछ डिसाइडेड है क्या कौन है? अच्छा, हाँ बोला, हाँ बोला, हाँ बोला, ठीक है। सो समझो अंक्या की शादी थी, ठीक है, और अंक्या ने शादी की पत्रिका छपवाई ताकत से। इधर मस्त गणेश जी, श्री गणेश। गणेश जी तो अपने को ड्रॉ नहीं करते आते, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। हाँ, सो इधर गणेश जी, इधर लिखा हुआ अंक्या वेड्स एलिजाबेथ, ठीक है। नीचे ये कौन है? ये कौन है? हाँ, राज खुल रहे भाई। सो यहां पे अंक्या की शादी थी, अंक्या वेड्स क्या? जास्मीन, ठीक है, लेट्स गो। और ऐसे सिचुएशन में लिखा था सुपुत्र इसका, सुपुत्र उसकी, ठीक है, सुपुत्र नहीं सुपुत्री उसकी। और फिर नीचे लिखा था कि शादी में जरूर आना। इधर खाने का टाइम लिखा था जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिंदगी के अंदर। हाँ, फिर उसके नीचे लिखा था आपके आग्रह करते करके अंकेश का नाम, फैमिली का नाम, चुन्नू मुन्नू का नाम, मेरे चाचा की शादी में जरूर आना करके। क्लियर है सब? ये पत्रिका लेके अंक्या चला गया साग्या के घर पे, बिकॉज साग्या बेस्ट फ्रेंड था, ठीक है। तो उसने साग्या को पत्रिका दी कि तेरे को मेरे शादी में आने का है। ऐसे जब तुम्हारे घर पे शादी की पत्रिका आती है और वो जब तुम्हें पत्रिका देते हैं और वो पूछते हैं शादी में आओगे ना, तुम बोलते हो जहां क्यों नहीं, जरूर आएंगे। तो कंपलसरी है, जाना ही पड़ता है। ऐसे कैसे एग्रीमेंट? तो पत्रिका ली क्यों? तूने पत्रिका ली मतलब एग्रीमेंट है भाई। समझो अगर इस पत्रिका के ऊपर उसने तुम्हारा सिग्नेचर भी ले लिया कि तुम शादी में जरूर आओगे, और उसको फाड़ के एक्नॉलेजमेंट घर पे लेके गया। अरे हाँ ना, एक्नॉलेजमेंट घर, तुम आने वाले साइन के तो एक्नॉलेजमेंट तो चाहिए ना, एक्नॉलेजमेंट देते हैं ना, तो एक्नॉलेजमेंट ऐसा फाड़ के घर पे लेके गया। शादी में जाना कंपलसरी है क्या? नहीं। क्यों नहीं? सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ये, मतलब जाना जरूरी नहीं है। तो भैया कॉन्ट्रैक्ट का एक और इसेंशियल है कि आप जो रिलेशन बना रहे हो वो लीगल रिलेशन होना चाहिए, जायज रिश्ता। कौन सा रिलेशन? लीगल, जायज रिश्ता। नाजायज होना चाहिए क्या? नहीं। इसका मतलब ये नहीं है नाजायज रिश्ता है ना, ये भी जायज रिश्ता। जायज रिश्ता मतलब आप सामने वाले को लीगल रिलेशन में बांधना चाहते हो। ऐवी कोई सोशल एग्रीमेंट नहीं है। लीगल रिलेशन मतलब पहले तो ये इलीगल नहीं होना चाहिए और ये सोशल नहीं होना चाहिए। इलीगल और सोशल नहीं रहा तो हम उसको लीगल एग्रीमेंट या जायज रिश्ता बोलते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो। देखो, एक बात अलग, लीगल कंसिडरेशन अलग, लॉफुल ऑब्जेक्ट अलग। अब अगर आप सागर की बाइक वाले कॉन्ट्रैक्ट में देखो तो हार्ली डेविडसन लीगल कंसिडरेशन है, सीए फाउंडेशन पास करना लॉफुल ऑब्जेक्ट है, बट लीगल रिलेशन नहीं है ना। वो कहां से लाओगे? वो तो सोशल एग्रीमेंट है ना। तो एक और इसेंशियल यहां बढ़ गया, कौन सा? लीगल रिलेशन। आइडिया क्लियर है बच्चों? में क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर। नो, पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? चलो अब जाते हैं वापस अपने नोट्स के ऊपर। अब यहां पे, अब ये हस्बैंड ने वाइफ को बोला कि मैं तुझे हीरो का हार दूंगा, तो क्या ये कंपलसरी है? जोर से बोलो, क्या ये कंपलसरी है? लड़कियां बोलेगी हाँ। ठीक है, नेक्स्ट वन। ए प्रोमिसेस टू बिल्ड अ हाउस फॉर ए इन एक्सचेंज ऑफ मनी is a contract and therefore created a legal relation. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? निच्छु, लॉफुल कंसिडरेशन, ठीक है। द एग्रीमेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय लॉफुल कंसिडरेशन. कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न. समथिंग इन रिटर्न में बी द एक्ट और एब्सटेन. हमने तो ये देखा था ना कि मैं ये करूंगा या मैं नहीं करूंगा। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? बट इट मस्ट बी रियल एंड क्या बोले बाद उसे लॉफुल. ये रियल भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए? लॉफुल भी होना चाहिए. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? नीचे एग्जांपल ऑफ लॉफुल कंसिडरेशन, गिविंग अ मनी इन एक्सचेंज ऑफ द गुड्स इज अ लॉफुल कंसिडरेशन. ब्रिंगिंग स्टार्स फ्रॉम द स्काई. हीरो हीरोइन को बोलता है ना मैं तुझसे प्यार करता हूं, हीरोइन बोलती है मेरे लिए क्या कर सकते हैं? हाँ है ना? मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता हूं.
उल्लू बना रहे हैं हाँ है ना? तो ऑब्वियसली वेदर इट इज अ लीगल रिलेशन नहीं, हेंस कैनॉट बी कंसिडर्ड एज अ लॉफुल कंसिडरेशन। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर। नो, नेक्स्ट वाला कैपेबिलिटी ऑफ पार्टी, ये बड़ा खतरनाक है। मुझे एक बात बताओ, बचपन में जब तुम छोटे थे क्या हुआ? बचपन में छोटे ही रहते क्या? अच्छा ओके। सो जब तुम छोटे थे तब तुम्हारे घर वाले तुमको देते थे 10 रुपए और बोलते थे जा नमक लेके आ, जा सब्जी लेके आ। ये हुआ है आपके साथ? लड़कियों के साथ भी हुआ है? अरे बोलो हाँ है ना? फिर तुम बम जाते थे भागते 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 भागते, ठीक है? सब्जी बनती थी 7 रुपए की है, और तुम घर पे बताते थे 9 रुपए की सब्जी है। कितने रुपए की? 9। और 1 रुपए ईमानदारी से वापस देते थे, पर जो 2 रुपए, हाँ वो बीच में कहीं बोरकुट, तुम्हारे पास बोरकुट था क्या? बोरकुट वगैरह था बीच में कहीं? एक आधा बोरकुट, एक आधा चॉकलेट, ठीक है? कोई एक आधा पेंसिल पसंद आया तो पेंसिल, खोड रबर पसंद आया तो खोड रबर। किया ऐसी हरकतें जिंदगी के अंदर? बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। सबने किया है, चेहरे तो एकदम खुले हुए दिख रहे हैं। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, बचपन में जब तुम जाते थे और किसी दुकानदार से कुछ दुकान से परचेस करते थे तो दुकानदार तुम्हें बेच देता था कि भाई ये ले। मुझे बताओ, क्या कोई भी दुकानदार किसी भी छोटे बच्चे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? बोलो हाँ है ना? किसी भी माइनर पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं जा सकता। तुम सीए कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? तो हाँ तो बोलो जिंदगी के अंदर तुम सीए, इतना सोच के बोला मैंने तुम सीए कर रहे हो, हाँ बोलना चाहिए इमीडिएटली, ठीक है? तुम सीए कर रहे हो। अब आदमी सीए करते करते फ्रस्ट्रेट हो जाता है, पागल हो जाता है, दिमाग का दही हो जाता है, एग्जाम के टाइम पे तो दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। बोलो हाँ या ना? ऐसे तुमको एक आध दिन पड़ गया एक आधा दौरा, वो भी जोर का, और वो कंटिन्यू रहा एग्जाम के बाद रिजल्ट तक के, ठीक है? ऐसी चीज को इंग्लिश में कहते हैं अनसाउंडनेस। अनसाउंडनेस सुना है? पागल बनना। क्या किसी पागल पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। उसका क्या भरोसा कि किस बारे में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो? तुम बात कुछ और कर रहे हो, वो कुछ समझ और रहा है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो भैया कुछ लोगों को ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बैन करके रखा हुआ है कि भैया आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, कतई नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, मरने के बाद भी, जलने के बाद भी, और कब्र के अंदर भी नहीं हो सकता। ऐसी चीजों को कहते हैं कैपेबिलिटी ऑफ पार्टीज। स्पेलिंग क्या है कैपेबिलिटी का? CAPABILI, बराबर, हाँ राइट। कैपेबिलिटी ऑफ क्या बोले एक बार जो से? पार्टीज। कैपेबिलिटी ऑफ पार्टीज मतलब बंदा कंपिटेंट होना चाहिए, बच्चा नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। और भी है ऐसे, इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया, कर देना चाहिए, अब तक तो खत्म कर देना चाहिए। इतू सा तो देश है, वो परेशान करके रखा है जबरदस्ती, ठीक है? अरे हाँ है ना? मेरे को तो लगता है पाकिस्तान का ना मैटर एंड करना है ना, तो 2 ऑप्शन है, एक तो वॉर करो, नहीं तो जम्मू एंड कश्मीर को ना ऐसे बेचने का ऑफर देके देखो पाकिस्तान को। सर क्या बात कर रहे हो, पागल हो गया आप? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं सुन लो। जम्मू कश्मीर 17,50,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, ठीक है? स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करने जाएंगे तो भैया 100-200 करोड़ स्क्वायर फीट वगैरह हो जाएगा। बोलना हमारा ये जम्मू कश्मीर हम बेचना चाहते हैं 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, जो होता है नियरली 500-700 ट्रिलियन डॉलर्स। दम है तो खरीद। जो तुम्हारे जीएसटी अलग से लगेगा, हमारा जीएसटी तुम्हारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के 5 टाइम्स है। अच्छा, पार्किंग वो उधर जम्मू कश्मीर में, वो लेह लद्दाख वगैरह में नहीं चलेगा उधर। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली देखा जाए तो पाकिस्तान को ना एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का जितना जीडीपी है
पाकिस्तान का टोटल जीडीपी भी कंसीडर किया जाए तो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट जीडीपी पाकिस्तान के 2/3 जीडीपी के जितना है, एक स्टेट का। अब बेसिकली देखा जाए, और महाराष्ट्र मुंबई का तो तुम सोचो ही मत, मुंबई अकेली काफी है फिर तो पाकिस्तान के लिए समझने के लिए। आइडिया क्लियर है? अब ऐसे सिचुएशन में अगर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया और तुम इस महादशा में, महादशा पता है ना, जैसे देवों के देव महादेव, दशाओं की दशाएं महादशाएं, ठीक है? सो इस महादशा में तुम पाकिस्तान के किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, इधर लोग लड़ रहे हैं, सोल्जर मर रहे हैं, नहीं नहीं मैं ना चावल बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो मुझे एक बात बताओ, करना चाहिए क्या है? ऐसे आदमी को बोला जाता है अलायन एनिमी। क्या कहा जाता है? कुछ लोग इसको एलियन एनिमी भी बोलते हैं, लेकिन एलियन का मतलब कुछ और होता है। एलियन मतलब दूसरे ग्रह से, दूसरे ग्रह का अपना फिलहाल कोई एनिमी नहीं है। ऐसी चीजों को क्या कहा जाता है? अलायन एनिमी। अलायन एनिमी भी कैपेबिलिटी ऑफ पार्टीज के अंदर से गायब हो जाता है। एक माइनर गायब, दूसरा अनसाउंड। देखो 5 लोग कैपेबिलिटी ऑफ पार्टीज में से गायब है। मैं अब बीच बोल दूं, बाद में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब जरूर पढ़ेंगे। मतलब हे मां शक्ति, हे भगवान, हाँ। सो 5 लोग भैया बैन है। पूछो कौन से? जोर से पूछो जरा, कौन से? सबसे पहला माइनर, जब तुम छोटे थे, छोटी चड्डी पहनते थे, बड़ी शरारत करते थे, है ना? उसके बाद में दूसरा अनसाउंड, तीसरा अलायन एनिमी, चौथा फॉरेन डिप्लोमैट। फॉरेन डिप्लोमैट पता है? फॉरेन एम्बेसी वाले, परराष्ट्रदूत। दिल्ली गए हो? कहीं दिल्ली गया है? दिल्ली नहीं गए? देश की राजधानी जाना चाहिए दिल्ली। दिल्ली में एक एम्बेसी रोड है। एम्बेसी रोड मतलब तुम उस रोड से जाओगे ना तो राइट और लेफ्ट साइड में सभी दुनिया के जितने राष्ट्र है उन सबके दूतों के निवास है। एम्बेसी ऑफिसेस वहां है सब, और ऐसे बोर्ड लगे रखे हैं, चाइना की एम्बेसी, ईरान की एम्बेसी, युगांडा की एम्बेसी, ईरान की एम्बेसी, इधर यूएस की एम्बेसी, ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी, ब्रिटिशर्स की एम्बेसी, फ्रेंच की एम्बेसी। और हर एम्बेसी का स्ट्रक्चर, उनके ऑफिसेस का स्ट्रक्चर, उनके कंट्रीज में जिस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं उसके हिसाब से ऑफिस बनाए गए हैं। मतलब आपको देख के ही पता चल जाएगा ये चाइना वाले हैं। चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो देख के समझ में आ जाता है कि भैया ये एम्बेसी रोड है करके। तो फॉरेन एम्बेसी में क्या होता है, अपन भी ऐसा करते हैं, बाहर के देशों के कुछ ऑफिसर्स अपने यहां पे आके रहते हैं, सो दैट इंडिया के कुछ लोग उस देश में जाना चाहते हैं या वहां से कुछ लोग एज अ टूरिज्म हमारे यहां पे आए हैं तो उनको सपोर्ट हो पाए। साथ में कुछ देशों के बीच में रिलेशन बनाने पड़ते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज निपटानी पड़ती है, तो एम्बेसीज ये सब काम करती है। तो एम्बेसी के अंदर जो बाहर से बंदा आता है ना, वो इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो आप बोलो सर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो खाएगा पिएगा क्या? मतलब छोटे मोटे चलेगा कि दुकान से कुछ परचेस कर लिया, कैश में कर लिया, वो चलेगा। पर एक जबरदस्त वाला सा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऐसे लिक्विड के, वो जब तक सीजी का अप्रूवल नहीं लेगा तब तक कोई भी फॉरेन डिप्लोमेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इंडिया का भी कोई डिप्लोमेट अगर फॉरेन में जाता है तो फॉरेन में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये इतना जहर है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? काफी टेक्निकल वाली चीज। और चौथा के बाद आता है पांचवा, कॉन्विक्ट। व्हाट इज कॉन्विक्ट? व्हाट इज कॉन्विक्ट? जो जेल में है, ऐसा कोई पर्सन जिसको जेल की सलाखों के पीछे कर दिया गया है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? जोर से पूछो सर। सर जेल में मतलब कौन सा जेल सर? जेल में भी टाइप चाहिए तुमको? हाँ ना सर, वो होता है ना एक पुलिस स्टेशन वाला जेल और एक सेंट्रल जेल। सेंट्रल जेल में ड्रेस कोड मिलता है, यूनिफॉर्म मिलता है ना सेंट्रल जेल में, वो पट्टे पट्टे वाला, है ना? पुलिस स्टेशन में यूनिफॉर्म नहीं मिलता। समझो एक दिन अंक्या गाड़ी चला रहा था पी के। कैसा? पी के। ऐसे हाथ में बियर की बोतल, इधर गाड़ी भर,
इधर मस्त गांजा फुल ऐसे चौक से जा रहे हैं हम, क्या इसको ठोकरा उसको ठोकरा, 2-3 लोगों को लात वात मार के निकल रहा मस्त, फुल एंजॉय। ठीक है, सामने ऐसे 4-5 पुलिस ऑफिसर्स आए, अंक्या को ऐसे घेर लिया सबने मिलके, गाड़ी को रोक लिया, पकड़ लिया, अंक्या को उठा के डाल दिया पुलिस स्टेशन वाली जेल में। अब अंक्या पुलिस स्टेशन की जेल में बैठा है रोते हुए। क्या इसको कॉन्विक्ट बोलेंगे? नो सर, यस सर। बोलो नो या यस? नो कि यस? नो। सो अंक्या कॉन्विक्ट है या नहीं है या नहीं है? देखो, पुलिस स्टेशन की जेल में जाने के जैसे आप कॉन्विक्ट नहीं होते, कॉन्विक्ट के लिए यूनिफॉर्म जरूरी है। कॉन्विक्ट बनने के लिए क्या जरूरी है? यूनिफॉर्म नहीं मिला तो कोई फायदा नहीं बेटा, कॉन्विक्ट के लिए यूनिफॉर्म जरूरी है। आपको सेंट्रल जेल में जब डाला जाएगा तब कॉन्विक्ट, और सेंट्रल जेल में आप तब जाते हो जब कोर्ट डिसीजन देता है। मतलब पहले अंक्या पुलिस स्टेशन में तब तक रहेगा जब तक कोर्ट के सामने इसकी पेशी नहीं होती। क्लियर है? जब कोर्ट के सामने पेश होगा तो कोर्ट इसके खिलाफ डिसीजन देगा, फिर इसको यूनिफॉर्म मिलेगा, फिर जाएगा ये सेंट्रल जेल में, उसे कॉन्विक्ट कहते हैं। सो पुलिस स्टेशन वाले बंदे को कॉन्विक्ट कहा नहीं जाता। वो तो ऐसे ही टाइम पास के लिए रखा है, उसको 2-3 फटके मारेंगे, लाता बुक क्या छोड़ देंगे सवेरे कंठ उतरने के बाद में, है ना? तो ऐसे सिचुएशन में उसको कॉन्विक्ट बोला आता है क्या? नहीं। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? तो ये है बेटा कैपेबिलिटी ऑफ पार्टीज। क्या है बोले एक बात उसे? कैपेबिलिटी। 5 लोग अलाउड नहीं है, पूछो कौन कौन से? माइनर, अनसाउंड, अलाइनेमी, डिप्लोमैट और कॉन्विक्ट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है पक्का? बोलो ऐसा ना, आ जाओ इधर वापस। सो कैपेबिलिटी ऑफ पार्टीज, पर्सन हु इज नॉट द एज ऑफ 18 और इज अबव द एज ऑफ 18, दोनों में डिफरेंस है। अनसाउंड माइंड अलग है, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ अलग है। और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में कितने हैं? 3। कौन कौन से? अलाइन एनिमी, बोलो फटाफट, दूसरा डिप्लोमैट, और तीसरा कॉन्विक्ट। आइडिया क्लियर है बच्चों में क्या कह रहा हूं? बोलो। वैसे आपको पता है माइनॉरिटी की डेफिनेशन, माइनर की डेफिनेशन अलग अलग लॉज में अलग अलग है। पता है आपको ये कि नहीं पता? नहीं पता है? हाँ। वैसे मुझे एक बात बताओ, आप इंडिया के सिटीजन हो क्या? माइनर बनने के पहले आप इंडिया के सिटीजन हो? कब से? जब से पैदा हुए? सीए थोड़ा सा सुना? सीए, एनआरसी, आप हो इंडिया के सिटीजन? पक्का? आपको पता है मैं इंडिया का बॉर्न सिटीजन हूं, पर आप नहीं हो। हाँ, पता है आपको ये? सर क्या बोल रहे हो, पैरों के नीचे से जमीन चली गई हमारे। बोलो, मैं इंडिया का बॉर्न सिटीजन हूं पर आप नहीं हो। पूछो क्यों? 1947, 15 अगस्त 1947 से 4 जुलाई 1987 तक, 15 अगस्त 1947 से 4 जुलाई 1987 तक जो पैदा हुए सिर्फ वही इंडिया के बॉर्न सिटीजन है। मैं 5 दिन से बच गया। 29 जून, हाँ सच्ची में 29 जून 1987 मेरा बर्थ डेट। हेलो, आधे 1 घंटे में, आधे में, ठीक है। ओके, सो मैं बॉर्न सिटीजन हूं क्योंकि 5 जुलाई तक जो पैदा हुए 1987 तक वो बॉर्न है। तुम कब पैदा हुए? 2001 में बॉर्न सिटीजन हो? अड़ा वही हो, मेरे को नहीं मालूम, मैं हूं सर। जो 1987 से लेके 2010 तक पैदा हुए, मैं नहीं बताऊंगा। जो 1987 से लेके 2010 तक पैदा हुए वो इंडिया के सिटीजन तभी है अगर वो 2 कंडीशन कंप्लाई करते हैं। पहले तो वो इंडिया में पैदा होनी चाहिए, और दूसरा उनके पेरेंट्स में से कोई एक इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। हाँ बच गए। बच गए सर।
तो इसीलिए आप इंडिया के सिटीजन हो। तो आप आपके पेरेंट्स के वजह से सिटीजन हो, मैं पैदा ही सिटीजन हुआ हूं भैया, तुम तुम्हारे पेरेंट्स के वजह से सिटीजन हो। तो आप जब घर जाओगे आज, ऐसे पप्पा के तरफ ऐसे आंखों में आंसू लाके देखना, ऐसे पप्पा तुम्हारे वजह से मैं देश का सिटीजन बना हूं। समझ में आ रहा है? ये सुनो। और जो 2010 के बाद पैदा हुए, जो 2010 के बाद पैदा हुए टिल डेट, उनको दो कंडीशन कंप्लाई करनी है। एक तो वो इंडिया में पैदा होने चाहिए, और दूसरा उनके दोनों पेरेंट्स इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। दोनों। मतलब तुम्हारे बच्चे इंडिया के सिटीजन तभी बनेंगे जब तुम पटाओगे इंडिया वाला ही। अगर तुमने बाहर का कोई गोरा आदमी पटा लिया या गोरी लड़की पटा ली, हो गया बच्चे का कल्याण है। आइडिया क्लियर है? और आपको शायद नहीं पता, पूरे दुनिया में सिटीजनशिप के लॉज इतने अजीब है। समझो तुम यहां से प्लेन पकड़ के जा रहे हो, ठीक है, और तुम यूएस के ऊपर से जा रहे हो प्लेन पकड़ के, और समझो यूएस के ऊपर से जब तुम जा रहे हो हवाई जहाज में, उस वक्त तुमको बच्चा हो गया एरोप्लेन में। आपको यकीन नहीं होगा, अगर यूएस के सॉइल के ऊपर जो प्लेन उड़ रहा है उनके नॉटिकल माइल्स में, अगर उस प्लेन में बच्चा हो जाता है तो बच्चा ऑटोमेटिकली यूएस का सिटीजन हो जाता है। उसके ऊपर लीगली यूएस गवर्नमेंट का राइट आ जाता है। पता है तुमको? तो जब ऐसी गुड न्यूज हो तो यूएस के ऊपर से नहीं गुजरने का। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? है ना? अब सिटीजनशिप से आपका स्टेटस माइनर का डिसाइड होता है। व्हाट डू यू मीन बाय माइनर? माइनर के अलग अलग लॉ में अलग अलग डेफिनेशन है बच्चों। हाँ, मजाक नहीं चल रहा है। माइनर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जानो, तो जो बच्चा बिलो 18 ईयर्स है, तुम 18 के हो क्या? कोई एक दो होंगे जो नहीं है 18 के, हाथ रेस करो जरा। माइनर है? माइनर है। हाँ, एक सेकंड। ना
ओल्ड और न्यू सिलेबस के बोलो तो टेंटेटिवली 100 में से 40 रैंक तो वी स्मार्ट की है सिर्फ सीए फाइनल पे, उसमें भी रैंक 1 रैंक 2 अपनी से, मेरे खुद के सीए फाइनल लॉ के 17 से 18 रैंक से, ठीक है। विशाल सर के बचे हुए 20 से 22 रैंक्स विशाल सर के। तो अभी ये सब आना चल रहा है। आप जब सीए बन जाओगे, मेरा एक प्रॉमिस है, जिस दिन सीए बन जाओगे आप एज ए सीए जो साइन करोगे उसका सबसे पहला पेन मैं गिफ्ट करूंगा, ठीक है। तो मैं मेरे बैग में अभी रखता हूँ, आज बेचारा वो नहीं था तो उसको मैंने 28 तारीख को वापस बुलाया। तो फर्स्ट पेन सीए बनने के बाद मैं गिफ्ट करता हूँ कि भाई ये पेन से साइन करना, दैट इज अचीवमेंट। और सीए बनने के बाद पेन की बहुत जरूरत होती है, कमाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? लेकिन सीए बनने के बाद, ठीक है। चलो स्टार्ट करिए सर ना। सो माइनर की डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बिलो 18 ईयर्स को हम क्या कहते हैं बोले एक बात उसे माइनर। दूसरा अभी अनसाउंड नहीं बे, मैं माइनर के डेफिनेशन बोल रहा हूं। मैरिज एक्ट के अंदर, हाँ मैरिज करने के बाद भी अनसाउंड ही होता है बोलना, हाँ। सो मैरिज एक्ट के अंदर, ठीक है, अगर आप माइनर के डेफिनेशन बोलोगे तो मैरिज एक्ट के अंदर माइनर के डेफिनेशन बॉयज के लिए बिलो 21 एंड गर्ल्स के लिए बिलो 18, क्लियर है। फिर अगर आप बोलो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, मतलब नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक मतलब ऐसे चीजें जो आपके साइको को ट्रॉपिकल कर दे, ठीक है। इसके अंदर लिकर कंजम्पशन के लिए जो लॉ है ये तो पता ही होगा आपको, है। उसके अंदर अगर आपको बियर कंज्यूम करनी है तो आप माइनर होते हो बिलो 18 ईयर्स, और आपको हार्ड ड्रिंक कंज्यूम करने हैं सच एज वाइन एक्सेट्रा तो आप माइनर होते हो बिलो 21 ईयर्स। यू कैन नॉट लीगली कंज्यूम एनी वाइन, विस्की, रम, वोडका, जिन, ब्ला ब्ला, फलना ढकना, एनी कॉकटेल ऑल्सो, क्लियर है, बिलो 21 ईयर। नहीं मैंने तो सर ट्राई भी कर लिया भी है यस सर नो। सब बिलो 21 आप नहीं कर सकते, ऐसी हरकतें नहीं करना। जो भी पीना वीना है वो सब सीए वगैरह के बाद खुद के पैसे से। समझ में आया क्या? इसका मतलब ये नहीं कि मैं पीता हूं करके, क्लियर है सर। सो बिलो 18 ईयर्स, बिलो 21 ईयर्स पर क्या बोलेगा जो से हार्ड ड्रिंक। समझ में आया? तो माइनर की डेफिनेशन अलग अलग लॉ में अलग है। हमारे लिए सिर्फ कौन सी डेफिनेशन काम की है? कॉन्ट्रैक्ट। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर ना। आज जाओ नीचे। सो कैपेबिलिटी ऑफ पार्टीज हो गया। फिर आता है लॉफुल पर्पस, जिसको हम लॉफुल ऑब्जेक्ट कहते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल। सी पेज, एग्जाम्पल, सी पेज अ फीस टू लॉयर फॉर फाइटिंग हिज केस इन लॉफुल पर्पस, लीगल है। एल आस्क एम टू किल डी इन एक्सचेंज ऑफ 50,000 रुपीज, सुपारी मैन। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? अनलॉफुल। लास्ट में फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट मतलब कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। आपको बताइए ये जो फ्री कंसेंट है ना, फ्री कंसेंट वाली चीज, ये 4 चीजों से विटिएट होती है। 4 चीजें, पूछो कौन सी? कोर्शन, सुना है कभी? अंडू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक, मिस रिप्रेजेंटेशन। हाँ लिख रहा हूं 4 द्वार से फ्रॉड लाया। पहले पॉइंट से फ्रॉड बोल रहा है वो। कोर्शन फ्रॉड, अंडू इन्फ्लुएंस फ्रॉड, मिस्टेक फ्रॉड। अरे हाँ भाई उसको सीरीज में लिखना जरूरी है, ठीक है। सो लास्ट वाला कौन सा बोलेगा उसे? फ्रॉड, क्लियर है। तो फ्री कंसेंट ये 5 चीजों से विटिएट होता है, क्लियर है कंसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहां पे एग्जाम्पल दू, सो ए मेड अ प्रपोजल बी आस्किंग हिज कंसेंट इन राइटिंग विदाउट अ प्रेशर इज अ फ्री कंसेंट। इन राइटिंग विदाउट अ प्रेशर इज अ फ्री कंसेंट, कि भाई तुम तुम्हारे हिसाब से बोलो तुमको हाँ बोलना है नहीं बोलना है, क्लियर है कंसेप्ट। पर Z force X टू साइन अ प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट पता है ना? ये सुनो, अभी जर्नल एंट्री मारे होंगे तुमने, बिल ऑफ एक्सचेंज अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट क्रेडिट, बोलो हाँ है ना? किए ना इसके एंट्रीज वगैरह। फिर जब पैसा आए तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल ऑफ एक्सचेंज अकाउंट क्रेडिट। याद है कुछ? टेबल फोड़ दूंगा, याद रखना। नीचे Z force X to promissory note at the point of pistol is not a free consent.
क्लियर है कंसेप्ट? सागा एक दिन लड़की को प्रपोज करने गया, बोले हाँ बोल वरना गोली से उड़ा दूंगा। क्या करेगी बेचारी लड़की? तो ऐसे सिचुएशन में ऑब्वियस सी बात है, क्या ये फ्री कंसेंट है? नहीं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सो ये चीज को याद रखना, 5 चीजों की वजह से आपका फ्री कंसेंट डैमेज हो सकता है। कौन सी 5 चीजें बोले एक बार? कोerशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन। आइडिया क्लियर? फ्री कंसेंट के बाद एंड में आता है वैलिड एग्रीमेंट। वैलिड एग्रीमेंट मतलब agreement not expressly declared void or illegal by law. The terms of agreement must be certain and capable of performance. मतलब एग्रीमेंट सर्टन और कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। सर्टन एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, देन इसे कहते हैं वैलिड एग्रीमेंट। डी एग्रीज टू सेल सी गारमेंट्स, द टाइप, क्वालिटी, वैल्यू एक्सेट्रा आर नॉट डिस्कस्ड। जो मैंने ऑयल वाला कॉन्ट्रैक्ट बोला था, कौन सा ऑयल, कैसा ऑयल, कितने लीटर, कैसे, ठीक है। The agreement cannot be enforced as its terms are uncertain. दूसरा, A promises B to bring rainfall through a magic. Such a agreement cannot be enforced. तो ऐसे एग्रीमेंट क्या रह जाएंगे? इनवैलिड। सो एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टन और कैपेबल ऑफ, क्या बोले बात उसे? परफॉर्मेंस। मतलब यहां एक और कैरेक्टर हमारा वो निखर के आ रहा है, दैट इज एग्रीमेंट वैलिड, सर्टन, वैलिड, सर्टन एग्रीमेंट। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? वैलिड, सर्टन क्या बोले बाद उसे? एग्रीमेंट। सर्टन प्लस कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, कैपेबल टू परफॉर्म। और फिर इसके बाद में लास्ट वाला जो कैरेक्टर रह जाता है एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, उसे हम प्यार से कहते हैं लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज मतलब बच्चों, क्या एग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए, इधर ही लिख देता हूं, राइटिंग में होना चाहिए, बॉन्ड पेपर के ऊपर होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए, चौथा अगर मैं बोलूं साइंड होना चाहिए। सो ये सब चीजें अगर मैं बोलूं तो इन्हें क्या कहा जाएगा बोले एक बार? लीगल फॉर्मेलिटी। फिर ये फॉर्मेलिटी है, अगर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आप रेडी हो तो ये सब चीजें बन जाएगी ऑटोमेटिकली। क्लियर है? तो ये है बच्चों आपके इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इतने सारे। और मैं आपको बोलूं इसमें से हर एक के ऊपर एक एक चैप्टर है, हर एक के ऊपर, मतलब 2 पार्टीज के ऊपर नहीं है, ठीक है? 2 पार्टीज तो समझ में आएगा। म्यूचुअल कंसेंट, फ्री कंसेंट, इसके ऊपर मिलकर एक चैप्टर है, कंसिडरेशन के ऊपर एक चैप्टर है, ऑब्जेक्ट लीगल रिलेशन के ऊपर चैप्टर है, कैपेबिलिटी ऑफ पार्टीज के ऊपर एक चैप्टर है, वाइड एग्रीमेंट्स के ऊपर पूरा एक चैप्टर है, वैलिड सर्टन एग्रीमेंट्स प्लस लीगल फॉर्मेलिटीज के ऊपर एक चैप्टर है, और इसके एडिशन में एक और चैप्टर है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो इतनी चीजें अपने को कॉन्ट्रैक्ट में देखनी है। ये मैंने सिर्फ ब्रीफ दिया पूरे कॉन्ट्रैक्ट का। आइडिया क्लियर है? मैं चाहूंगा इसको लिख के रखो, पेज को आड़ा कर लेना, रजिस्टर लाए होंगे उसको आड़ा करना, फिर लिखना। गो फॉर इट फास्ट।
बोलो हाँ है ना। चलो, सो ये है आपके इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब आते हैं नीचे, आफ्टर इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर इज वन डिफरेंस इन योर बुक, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का। कैन यू सी दैट? आपको फिलअप करना है। सबसे पहला मीनिंग, एग्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है? बोलो। प्रॉमिस 1 प्लस प्रॉमिस 2 इज एग्रीमेंट। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे? बोलो। सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस विच आर कंसिडरेशन टू ईच अदर इज अ एग्रीमेंट। लिखना, सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस set of reciprocal promises which are consideration to each other is agreement. Set of reciprocal promises which are consideration to each other is agreement. Contract का definition, agreement which is enforceable by law. Agreement which is enforceable by law is a contract. लिखा सबने? नीचे क्रिएशन ऑफ लीगल ऑब्लिगेशन, काय में लीगल ऑब्लिगेशन बनता है? एग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में? कौन सा लीगल ऑब्लिगेशन होता है? कॉन्ट्रैक्ट लीगल ऑब्लिगेशन होता है। एग्रीमेंट होता है क्या? नहीं। तो एग्रीमेंट में लिखना, इट मे और मे नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। It may or may not create a legal obligation. It may or may not create a legal obligation. Contract के लिए it always creates a legal obligation. It always creates a legal obligation. नेक्स्ट वन इन अनदर, क्या हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है? क्यों नहीं? हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है? नहीं, क्योंकि लीगल इलीगल दोनों होते हैं उसमें, तो इलीगल तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता ना। सो लिखना, एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। पर क्या हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है? Yes or no? So agreement में every agreement is not a contract. Contract में every contract is an agreement. Every contract is an agreement. चलो, समझ में आ गया सबको? बोलो हाँ है ना। यहां डिस्टिंक्शन बिटवीन एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट होता है, खत्म। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। कितने बजे? ओके, इसको देख लेते हैं एक बार। मुझे तो इम्पॉसिबल एक्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा या इनवैलिड रहेगा? चांद तारे तोड़ के ला दूंगा, वैलिड है इनवैलिड है? सो कॉन्टिंजेंट एग्रीमेंट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ इम्पॉसिबल इवेंट हैपेंस आर वॉइड इवन इफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट इज नोन और नॉट नोन टू द पार्टीज एट द टाइम व्हेन एग्रीमेंट इज मेड। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल समझ में आने के लिए। रेडी? लेट्स गो। समझो रमेश ने सुरेश से 5 स्टार बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया और ये गुटखा युक्त 5 स्टार थी। कौन सा युक्त? गुटखा युक्त 5 स्टार। समझ में आ रहा? बनता है ना आजकल। अरे देखा नहीं आपने कैडबरी क्या क्या युक्त बनती है? कैरामिल युक्त कैडबरी, नट्स युक्त कैडबरी, है ना? ये सुनो, बबली कैडबरी, चोकोलावा कैडबरी, क्या तो चॉकलेट भी आजकल, हमारे बचपन में गोलियां मिलती थी, वो एक खाली खुश, आज तो क्या टिंडर किंडर, तो क्या क्या बनता है उसके अंदर, चम्मच डाल के खा, वो किंडर का बॉल बनता है। एनीवेज, सो गुटखा युक्त कैडबरी बन रही थी।
लेकिन ये दो लोग जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे कि ये कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे महाराष्ट्र में। कहां एग्जीक्यूट करेंगे? महाराष्ट्र में। और रमेश और सुरेश ने जब ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया तो वो खुद थे बिहार में। वो खुद कहां थे बोले एक बार जोसे? बिहार में। लेकिन जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया इनको पता ही नहीं था कि महाराष्ट्र में गुटखा इलीगल डिक्लेयर हो चुका है। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल हो सकता है? तो ये कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रेट अवे वॉइड है, बिना ये सोचे समझे कि भैया आगे इसका क्या अंजाम होगा, स्ट्रेट अवे वॉइड। एक और एग्जांपल लेते हैं, टिपिकल एग्जांपल। मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्टेड टू सोल्ड व्हाइट हॉर्स टू मिस्टर बी। व्हाइट हॉर्स, घोड़ा, सफेद घोड़ा। मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्टेड टू सोल्ड व्हाइट हॉर्स टू मिस्टर बी। जो घोड़ा मिस्टर ए के तबेले में बैठा हुआ था, ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट किया ए ने बी को व्हाइट हॉर्स सेल करने का, घोड़ा ऑलरेडी मर चुका था। घोड़ा वॉज डेड। क्या यह कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। क्लियर है? तो ऐसे एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो रहेंगे। सो नीचे देखना, इफ अ पर्सन प्रोमिसेस टू डू पर्टिकुलर एक्ट नोइंग दैट सच एक्ट इज इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। मतलब यहां मिस्टर ए ने हॉर्स बेचने को कॉन्ट्रैक्ट किया बी को, पर ए को ऑलरेडी मालूम था कि घोड़ा मर चुका है। तो मुझे बताओ, क्या ए घोड़ा बेच पाएगा? और अगर बी ने इसको कोई पैसा दिया होगा तो बी डैमेजेस रिकवर कर सकता है क्या? तो ए को बी को क्या देने पड़ेंगे बोले एक बार उसे? डैमेजेस। तो देखो उसके लिए क्या लिखा है, नोइंग सच अ एक्ट इज इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, the person to whom such a promise is made does not know about the fact that the act is unlawful or impossible, then the promisor must make a compensation for any loss which is the promisee has sustained due to non-performance of contract. Underline करके रखो, promisor must make compensation for the loss. Then everybody, नीचे example, A agrees to pay B 1000 rupee if two straight line should enclose a space. मतलब वो बोलना चाहता है दो पैरेलल लाइन जब मिलेंगे तो मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा। ये मैं आपको ही बोल सकता हूं, दो पैरेलल लाइन जब मिलेंगे मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा। लेट्स एग्जीक्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या कर सकते हैं? चलो मैंने बोला जब सूरज ये पश्चिम से उगेगा मैं आपको 10 करोड़ रुपए दूंगा। लेट्स एग्जीक्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट। कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो बना सकते हैं, पर वैलिड रहेगा क्या? नहीं। कंसेप्ट समझ में? नेक्स्ट वन, ए एग्रीज टू पे बी 2000 रुपी इफ बी विल मैरी एज डॉटर सी। इफ बी विल मैरी एज डॉटर सी, सी वॉज डेड एट द टाइम ऑफ मेकिंग एग्रीमेंट। सी निपट गई थी ऑलरेडी। तो ऐसे केस में द एग्रीमेंट इज कंसिडर्ड एज वॉइड। कंसेप्ट समझ में? दिस इज कॉल्ड इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इसको क्या कहा जाता है? इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। समझ में आया सबको? बोलो यस सर नो। इसमें भी एक छोटी सी इम्पॉसिबिलिटी होती है, उसे कहा जाता है सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवेनिंग, जैसे सलमान promises to give आमिर खान rupees 10 crore if Salman marries with Aishwarya. Aishwarya was already married to Abhishek. तेरे नाम हमने किया है। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया, ऐश्वर्या वॉज ऑलरेडी मैरिड टू अभिषेक। दिस इज सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी कि अब ये हो नहीं सकता। अब ऐश्वर्या सलमान से, नहीं सर अभी भी चांस है। तो बेटा ऐसी चीजें एग्जाम में नहीं लिखने का कि अभी भी चांस है। उन्होंने बोला ना शादी हो चुकी है, हो चुकी है, तुम अच्छी खासी चलती शादी में दरार मत लाओ। समझ में? वो देखो कितना खुश हुआ, बेटा सलमान की शादी है, आपकी नहीं है बेटा, है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर बोला है ऐश्वर्या मैरिड टू अभिषेक, डोंट गो फॉर फ्यूचर फर्दर थिंकिंग, एक्सेप्ट दैट कि अब ऐश्वर्या की सलमान से शादी हो। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोलो सर नो। एग्जाम्पल और इंटरेस्टिंग बन जाएगा अगर अपन यहाँ पे विवेक ओबरॉय लिख दे। वेरी गुड। इसे कहते हैं सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। कौन सी इम्पॉसिबिलिटी? सुपरवेनिंग। आइडिया क्लियर है कि भाई हो सकता है,
देयर माइट बी अ चांस, बट अभी पॉसिबल है क्या? कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर। नो, इन्हें हम कहते हैं इम्पॉसिबल एग्रीमेंट्स। कौन से एग्रीमेंट्स? इम्पॉसिबल एग्रीमेंट। यहां तक समझ में आया पक्का? चलो, सो आज के लिए आई गेस कितना बचा? बच गया क्या? ठीक है, आज के लिए अपन इतना काफी करते हैं फिर। ठीक है, आई गेस कल मेरा लेक्चर नहीं है ना? नहीं है, कल आपके लेक्चर्स है बाकी फाउंडेशन? चलो बहुत बढ़िया। तो कल अपना लेक्चर नहीं, अपन मिलेंगे परसों। ठीक है, अपन अभी 1.5 घंटे की क्लास कंप्लीट कर रहे हैं। थोड़ा सा स्टेमिना बढ़ाओ, थोड़ा सा ग्लूकोज वूकोज पी के आया करो, कुछ मिला के मत पी के आना। ठीक है, सो थोड़ा सा ग्लूकोज पी के आया करो, थोड़ा स्टेमिना बढ़ाओ। अपन ऐसे 2-2 घंटे तक क्लास खींचने की ताकत रखेंगे। ठीक है, इतना तो गारंटी है कि आपको मैं सोने नहीं दूंगा। ठीक है, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। आज के लिए होमवर्क बोलू? होमवर्क नहीं किया तो पेनल्टी पता है ना? बोलो हाँ है ना? ओके, क्वेश्चंस लाने पड़ेंगे। क्वेश्चन यार तो अभी है नहीं। ठीक है, आज नो होमवर्क, लेकिन रिवाइज जरूर करना। ठीक है, घर जाके सब रिवाइज करना, मैं खुद भी पूछ सकता हूं आगे। ठीक है, दिस ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू बोलो, जोर से बोलो। चलो, गुड डे, गॉड ब्लेस यू।